चलते रहना मोमेंटम चाहिए। जो है ना, ये नहीं टूटना चाहिए, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि हम मजीद इसके जो आउटकम्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, वो इसमें से निकाल सकें। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। यही बात जो जौहर सलीम साहब भी कर रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो नहीं टूटना चाहिए। इसमें से बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एफर्ट्स भी हैं जो पाकिस्तान ने दो फरीकैन को टेबल पर लाकर बैठा दिया जो तकरीबन एक नामुमकिनात में से था। तो इसका मतलब है बर्फ कहीं ना कहीं पिघली है। तो आगे ये चीजें कंटिन्यू होती हुई मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होता हुआ आपको नजर आ रहा है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, जो ये नेगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले देवर होप्स आल्सो एंड देवर रियलिस्टिक असेसमेंट्स आल्सो, और मैं यही कहता था कि अगर ये टॉक्स फेल ना हो और देयर इज एन एग्रीमेंट टू कंटिन्यू फर्दर, सो दैट वुड बी द बिगेस्ट अचीवमेंट। और मुझे लग रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। बोथ पार्टीज आर नॉट कॉलिंग इट अ फेलियर, लेकिन ये कि उन्होंने एक ऑफर दी है जिसके बाद अमेरिकन का ये ख्याल है कि नाउ दे विल वेट फॉर इरानियन रिस्पांस। और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि मजीद राउंड्स होंगे और हो सकता है कि ये डेडलाइन, ये जो सीज फायर है, ये भी एक्सटेंड हो जाए। इससे ये एक्सपेक्ट करना कि ये एक ही मीटिंग में ये एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, ये शायद मुमकिन नहीं था। एंड दिस वाज टू हाई एक्सपेक्टेशंस। ईरानियंस की तरफ से एक मैं चीज़ देख रहा हूँ जो बहुत रियलिस्टिक लगती है कि अमेरिका जो है वो कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है नेगोशिएटिंग टेबल पे जो वो जंग में हासिल नहीं कर सका। तो मैं ये समझता हूँ कि जंग के आगाज से पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान में एक इक्वेशन थी, और उस वक्त ऐसे लगता था कि अमेरिका का पलड़ा भारी है नेगोशिएटिंग टेबल पे, बिकॉज जाहिर पूरा उनके पास वेयर विद ऑल है टू लॉन्च अ वॉर एंड डू एवरीथिंग, जो उनके पास ऑप्शन थी। अब जब उन्होंने वो ऑप्शन सारी एक्सरसाइज कर ली हैं, एग्जॉस्ट कर ली हैं, और उनके लिए कोई मतलब उन्हें सक्सेस नहीं मिली, बल्कि उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है। तो इस सिचुएशन में वो इक्वेशन बदल चुकी है। अगर पहले अमेरिका का अपर हैंड था तो अब मुझे ईरान का अपर हैंड नजर आता है। लेकिन चूंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके लिए अपनी डिफीट एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है, तो वो उनकी कोशिश ये है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे वो चीजें मनवा लें ईरान से जो कि जंग में वो अचीव नहीं कर सके। अच्छा, किस फरीक पर जनरल साहब, किस फरीक पर ज्यादा प्रेशर था इन मुज़ाकरात का, या अभी भी है? कौन से फरीक? क्योंकि अपने अपने ममालिक को भी आपने देखना है, उनकी अपनी आवाम को भी देखना है, फिर इंटरनेशनल जो मसाइल हैं, महंगाई है, जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं, और इसके अलावा दीगर मसाइल हैं। प्रेशर किस फरीक पर ज्यादा था इन मुज़ाकरात का? मेरे नज़दीक अगर मैं जब क्रिटिकली एनालाइज करता हूँ अमेरिका को, तो सबसे बड़ा जो अमेरिका का लॉस है वो अलायंसेस का लॉस है। मिडिल ईस्ट में उनके अलायंस उनके साथ नहीं खड़े हुए। हिस्टोरिकल जो अलायंस थे उनके ईयू में, वो उनके साथ नहीं खड़े हुए। तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है अमेरिका का कि ग्लोबल लीडरशिप वाले रोल में उनके लॉसेस हैं। सेकंड जो बड़ा लॉस है कि जो उनकी स्ट्रेंथ थी, लाइक नेवल पावर, एयर पावर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, उन सारों की सुप्रीमेसी जो है वो राइट ऑफ हो गई है। पहले अगर एयरक्राफ्ट कैरियर जहां जाता था तो अनइम्पीडेड मूवमेंट होती थी। अब उनके एडमिरल खुद कह रहे हैं कि जहां भी जाएगा इसको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। एयर सुप्रीमेसी उस तरह की नहीं बनी जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर इंटरनल फ्रंट के ऊपर मैं देखूं तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। तो इसलिए मेरे नज़दीक इस वक्त जो ज़्यादा ज़रूरत है वो अमेरिका के लिए है। अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर की थ्रेट भी दे चुका है, एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स, और उसका ये ख्याल था कि ये थ्रेट दे के तो मैं ईरान को धमका लूंगा। वो नहीं हो रहा। ईरान इज नॉट बजिंग। तो मेरे नज़दीक इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत जो है वो अमेरिका की है टू फाइंड अ नेगोशिएटेड सॉल्यूशन रादर देन ईरान। बिल्कुल सही है। यही जौहर सलीम साहब, मैं आपकी तरफ यही सवाल लेकर आऊंगी। जिस तरह अभी जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। अच्छा जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फिर इन मुज़ाकरात के बाद एक बात की जाती है, उन्होंने कहा है कि मेक अ डील और नॉट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, और उन्होंने कहा कि अमेरिका ये जंग जो है वो जीत चुका है। इस तरह के स्टेटमेंट्स क्या इन मुज़ाकरात पे कोई इफेक्ट डालेंगे? क्योंकि ट्रंप का कोई पता नहीं चलता वो किस तरह की स्टेटमेंट दे दें, या अभी तो खैर उन्होंने बड़े कैलकुलेटेड तरीके से ये बात की है। देखिए, एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत लो है एज फार एज सर्टेन सेनर एक्शंस आर कंसर्न, क्योंकि ही इज मर्क्यूरियल, ही कैन डू एनीथिंग। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हम सबको पता है कि इस वक्त जंग के क्या हालात हैं, बट वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं जंग जीत चुका हूँ। और ये आज नहीं बल्कि उन्होंने सेकेंड डे ऑफ वॉर
ये क्लेम किया था कि मुझे यूके की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं तो जंग ऑलरेडी जीत चुका हूँ, तो वो तो ही कैन से एनीथिंग। लेकिन दूसरी साइड है इनसैनिटी, जिसमें कि लेट्स से यूजिंग न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट ईरान, उसमें मैं समझता हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी है। बिकॉज पागलपन आप उसी बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसको आप पागल देख रहे हो। जो अक्लमंद और जी शऊर बंदा होगा वो ऐसा काम नहीं करेगा जो आम बंदे के लिए एक पागलपन है। सो ये दो डिफरेंट डोमेन्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनालिटी की। मेरे नज़दीक उनको पागल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनको सरफिरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनको मर्क्यूरियल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ताकि ये जो इनसेन एक्शंस हैं लाइक न्यूक्लियर वेपन्स, ये एनिमी इज फोर्स्ड टू बाय कि वो तो पागल है, ही कैन डू एनीथिंग। हैविंग सेड दैट, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, नॉटविथस्टैंडिंग दैट, हम एनालिस्ट ने ग्राउंड रियलिटीज को देखना है। अगर तो प्रेसिडेंट ट्रंप जंग जीत चुके होते तो क्या ईरान इस तरीके से फर्म स्टांस लेता नेगोशिएटिंग टेबल पे? अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जीत चुके होते तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को दूसरों की मिन्नतें करनी पड़ती कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने पे मेरी मदद करो, ना सिर्फ अपने दोस्तों की बल्कि अपने दुश्मनों की? अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जीत चुके होते तो क्या ऑयल की सप्लाई चेन उनके कंट्रोल से बाहर होती? तो ये तो एक ऐसी बात है कि मैं दिन को रात कहना शुरू कर दूं, दैट इज माय प्रेरोगेटिव। बट अदरवाइज आई डोंट थिंक कि अमेरिका ने किसी फॉर्म में भी ये जंग जीती है। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जो डिफेंडर होता है उसकी सक्सेस इसमें होती है कि वो अटैकर को डिनाई करे अचीवमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव्स, और वो ईरान ने सक्सेसफुली वो ऑब्जेक्टिव्स डिनाई किए हैं। लेकिन दोनों की जो सीरियसनेस है जनरल साहब, उस पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि अब जिस तरह के हाई लेवल डेलीगेशंस दोनों तरफ से आए हैं, इसका मतलब है दोनों फरीक मुज़ाकरात चाहते हैं, कोई एक पॉइंट पे किसी एक जगह पर आना चाहते हैं ताकि ये मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो सके। क्योंकि अगर ईरानी वक्त को हम देखें तो वो 70 से ज़ायद अफराद के साथ, डेलीगेशन के साथ वो यहाँ पर पहुंचा। इसका मतलब है उनकी होप्स काफ़ी हाई थी। फिर जेडी वैंस का खुद आना, इसका मतलब है सीरियसनेस जाहिर करता है और ये चीज़ें आगे कंटिन्यू हो सकती हैं। लेकिन देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब अमेरिका का उन्हीं डिमांड्स को इंटैक्ट रखना जो जंग से पहले थी। मैंने जैसे पहले कहा कि उस वक्त एक इक्वेशन थी, अब एक डिफरेंट इक्वेशन है। बिकॉज जो कार्ड्स अमेरिका ने जो रीच निकालने थे वो निकाल चुका है अमेरिका, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। सो जंग से पहले वाली स्टेटमेंट्स पे एडमेंट रहना, इसको तो ऐसे रीड किया जा रहा है कि अमेरिका नेगोशिएशंस के लिए आया ही नहीं था। उसने सिर्फ एक राउंड मुकम्मल करना था कि मैं जाके बैठ जाता हूं और मैं एक उनको अपॉर्चुनिटी दे देता हूं। अदरवाइज जो उनकी डिमांड्स हैं कि न्यूक्लियर वेपन एनरिचमेंट को जीरो पर ले जाया जाए, जो न्यूक्लियर आपके पास एनरिच यूरेनियम है उसको ईरान से बाहर निकाला जाए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाए सबके लिए। तो फिर अमेरिका ने, ईरान ने जितनी ये कमबख्तियां देखी हैं और जितने लॉसेस देखे हैं, कैन रियली ईरान डू के वो लॉसेस भी बर्दाश्त करे और जो अमेरिका की वही डिमांड्स पूरी कर दे? लेकिन जनरल साहब, अगर राउंड को ही मुकम्मल करने के लिए अमेरिका की तरफ से आना था तो कोई भी शख्स आ सकता था। इतना हाई लेवल ऑफिशियल्स का आना, उस पर भी क्वेश्चन तो नहीं हो सकता? देखिए, अभी एक इंटेंशन है और एक है जो सिग्नल्स आप दे रहे हैं। ठीक है। अगर अमेरिका की इंटेंशन नहीं है कि वो बच करे अपनी डिमांड्स के ऊपर और उसके ऊपर इजराइल का भी प्रेशर है, तो सिग्नल की फॉर्म में यस अमेरिका कर सकता है कि वो जेडी वैंस को भेज के अपनी सीरियसनेस डिस्प्ले करे। और हम सारे इसको रीड कर रहे हैं इस प्रीव्यू में कि चूंकि जेडी वैंस आया है तो इसलिए अमेरिका वाज सीरियस फॉर द टॉक्स। लेकिन ये कि अमेरिका ने जिस तरीके से कंडक्ट किया है एंड जिस तरीके से अमेरिका वो जो है वो अपनी डिमांड्स पे एडमेंट है जो प्री वॉर थी, तो उससे लगता है ये कि अमेरिका वाज़न्ट सीरियस फॉर दीज टॉक्स। ये सिर्फ एक गिमिक था कि वाइस प्रेसिडेंट को भेज के लोगों को बिलीव किया जाए, मेक बिलीव किया जाए कि अमेरिका सीरियस है टॉक्स के लिए। बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं कि डिमांड्स इतनी ज्यादा थी, उस हवाले से कुछ चीजें जो है वो कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल